अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो कंपेनियन। आज की वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 21 कवर करेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 20 में हमने क्वेश्चन एंड आंसर की प्रिपरेशन सीखी थी, लेकिन असल इम्तिहान तो तब होता है जब आप स्टेज पर होते हैं और ऑडियंस सवाल पूछती है। प्लानिंग अपनी जगह होती है, लेकिन लाइव सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होता है। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक एग्जाम्पल दी गई है। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, टू फील्ड मीन टू स्टॉप और कैच अ बॉल एंड थ्रो इट टू प्रिवेंट द अपोजिंग टीम। तो ये स्पोर्ट एनोलॉजी की एक एग्जांपल है कि फील्डिंग यानी क्रिकेट या बेसबॉल में फील्डिंग का मतलब होता है कि बॉल को कैच करना और उसे सही जगह थ्रो करना ताकि अपोजिंग टीम स्कोर ना कर सके। सिमिलरली प्रेजेंटेशन में फील्डिंग का क्वेश्चन का मतलब होता है कि किसी भी सवाल या ऑब्जेक्शन को इतनी स्किल से हैंडल करना कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को ना खोएं, बल्कि ऑडियंस की नज़र में आप मजीद विनिंग पॉइंट हासिल कर सकें। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। The following 4 steps are essential to an effective response. इसके ना 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है लिसन, डिसर्न, अफर्म एंड आंसर। तो जो पहले जो 2 स्टेप्स हैं ये आप याद रखिएगा कि लिसन एंड डिसर्न में, इसमें आप सिर्फ जो पहले 2 स्टेप में आप सिर्फ सुनते हैं और समझते हैं। ये नेक्स्ट जो स्टेप है अफर्म एंड आंसर, इसमें आप जवाब देते हैं। तो पहला आ जाता है लिसन एंटिवली यानी कि तवज्जो से सुनना। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो लिसनिंग स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट बाय लिसनिंग अटेंटिवली अ प्रेजेंटर सिग्नल्स इंटरेस्ट। सिर्फ खामोश खड़े होना लिसनिंग नहीं होता है, मतलब आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होती है ताकि ऑडियंस को लगे कि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड हैं। कभी कभी लोग सवाल सही से नहीं पूछते या कंफ्यूज होकर बोलते हैं, तो अगर आप अनअटेंटिवली सुनेंगे तो आप उस मॉडल यानी कि उलझी हुई बात में से मेन पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से सुन सकते हैं तो आप उसमें से सही बात बता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हैं, ये देखें। व्हेन समवन फ्रॉम ऑडियंस स्पीक एंड प्रेजेंट द लिसनिंग अटेंटिवली द प्रेजेंटर शुड। तो क्या करना चाहिए? ये कुछ फिजिकल बिहेवियर्स हैं, जिसमें पहला होता है आई कांटेक्ट यानी कि बात करने वाले के बंदे को आंखों में देखें यानी कि फोकस एंड मीनिंगफुल। उसके बाद ये नोट जेंटली है यानी कि हल्का सा सारी लाइन नोट करें ताकि उसे लगे यस आई हियर यू। फिर आ जाता है लीन फॉरवर्ड स्लाइटली यानी कि आगे को थोड़ा सा झुक जाएं ताकि आपका इंटरेस्ट जाहिर हो। फिर ये फेशियल एक्सप्रेशन है यानी कि फेस ये जो चेहरे के तासुरात हैं, सवाल के नेचर के मुताबिक चेहरे के तासुरात को रखें। अगर कोई परेशानी वाला सवाल है तो जेन्युइन कंसर्न दिखाएं, अगर सिंपल है तो ग्रेसियस स्माइल। उसके बाद कुछ एडिशनल हैं कि स्किल लिसनर विल बी, ये जो कुछ लिसनिंग की टिप हैं इसमें पहले है लिसन फॉर द मीनिंग। फालतू वर्ड्स जैसे कि एंड और बट एंड डिस्क्रिप्टिव वर्ड जिसमें एडजेक्टिव्स को इग्नोर करें और कीवर्ड पर फोकस करें ताकि मेन पॉइंट समझ आ सके। फिर आ जाता है आइडेंटिफाई द थिंकर यानी कि लिसन टू डिटरमाइन इफ पर्सन कम्युनिकेशन इज अ कंक्रीट और कॉन्सेप्चुअल मैनर। तो कंक्रीट थिंकर्स वो होते हैं इनके सेंटेंस छोटे होते हैं और ये बॉटम लाइन यानी कि सीधी रिजल्ट चाहते हैं, इन्हें फैक्ट्स देते हैं। और ये दूसरे जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स, ये पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं और थोड़ा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स मांगते हैं। फिर ये प्रीफ्रेज व्हेन अप्रोप्रिएट यानी कि इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले की बात को अपने अल्फाज में शार्ट करके दोहराना ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने सही समझा है कि नहीं। जैसे कि आप एग्जांपल है कि आप कह सकते हैं लेट मी बी श्योर आई अंडरस्टैंड यू आर स्पीकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इज दिस राइट या इज दैट राइट। तो इसके बेनिफिट ये हो सकता है, इसके बारे में फ़ायदा ये है, इसका बड़ा ये फ़ायदा है कि आप टाइम बाय करके देता है। जब आप प्रीफ्रेज करते हैं तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में जवाब सोच रहा होता है। फिर ये दूसरी है डिसर्न द नेचर एंड इंटेंट ऑफ वर्बल फीडबैक। तो discern is the ability to perceive whether a question is motivated by genuine interest or by the intent to challenge and disprove the speaker। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है फ़र्क करना। हर सवाल सिर्फ मालूमात लेने के लिए नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ इसलिए सवाल पूछते हैं ताकि आपको चैलेंज करें या गलत साबित करें। तो ये पहचानने के भी कुछ तरीके होते हैं, यानी कि कैसे पहचानें कि ये कोई डिसर्न वाला सवाल है या कैसे। तो उसमें यह है कि विजुअल क्यूज़, वोकल क्यूज़ यानी कि चेहरे के गेस्चर्स, पोस्चर, आवाज़ की टोन को कंबाइन करके देखना कि ये सवाल किस तरह पूछ रहा है। अगर टोन अग्रेसिव है और पोस्चर रिजिड यानी कि सख्त है तो ये चैलेंज हो सकता है। अगर टोन क्यूरियस है और चेहरे पर इंटरेस्ट है तो ये जेन्युइन इंटरेस्ट वाली हो सकती है। नेक्स्ट है एफर्म द पर्सन। So affirmation is a relational technique that acknowledges and validates people even when a question or objection challenges a speaker। तो
जब जवाब देने से पहले सामने वाले को वैलिडेट करना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि उसे एहसास दिलाना कि उसकी बात की अहमियत है। ये एक प्रोफेशनल तरीका है रिलेशनशिप मेंटेन करने का। अगर आप किसी चैलेंजिंग सवाल पर गुस्सा हो जाएं तो पूरी ऑडियंस आपके खिलाफ हो जाएगी। एग्जाम्पल में है कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू मेक अ गुड पॉइंट असला, इट इज़ ऑब्वियस you have given this some thought, I am glad you brought that to our attention। यहाँ पर इस तरह you have raised an important point, कुछ इस तरह से बोलें। यहाँ पर ये कुछ वार्निंग भी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट रिफ्रेन फ्रॉम एन अथॉरिटेशन नो एट ऑल। अच्छा, वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो एफर्मेशन है उसको न्यूट्रल रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करेंगे, गशिंग एफर्मेशन जैसे कि ओह माय गॉड व्हाट अ वंडरफुल अमेजिंग क्वेश्चन, आई एम सो हैप्पी यू आस्क्ड दिस, तो ये इनसिंसियर यानी कि झूठा लगेगा। इसे अटेंशन सीकर्स को हौसला मिलता है कि वो बार बार फजूल सवाल पूछें। और जो प्रोफेशनल पोस्चर है वो आपका होना चाहिए कि आपका टोन कन्वर्जेशन होना चाहिए। यहाँ पर एक नो इट ऑल का एक कॉन्सेप्ट है कि सब जानने वाला और मगरूर। टोन या रिजिड पोस्चर से बचें, अपने कन्वे करना है आई एम रिलैक्स्ड, ठीक है, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि यानी कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है जो भी वो पूछना चाहते हैं, और आप हमेशा रिलैक्स रहें। फिर नंबर 4 पे है आंसर द क्वेश्चन, कमेंट और ऑब्जेक्शन। तो द फाइनल स्टेप वेयर द प्रेजेंटर प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स दैट इज क्लियर, करेक्ट, कंसाइज एंड वेल कंसिडर्ड। तो इसकी 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहले होती है क्लियर, जवाब ऑन पॉइंट होना चाहिए। अगर आप कोई पॉइंट कवर करना भूल गए हैं तो किसी ने सवाल पूछा है तो वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। अगर कोई नहीं सुन रहा तो पॉइंट को समराइज सिर्फ कर दें। अगर थिंकिंग स्टाइल का फ़र्क है यानी कि कंक्रीट और कॉन्सेप्चुअल, तो कंपैरिजन या विजुअल एड यूज़ करके समझाएं। और दूसरा हो जाता है हमारा करेक्ट, यानी कि आंसर करेक्ट होना चाहिए, जवाब मुकम्मल और एक्यूरेट हो। अगर कोई पूछे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है तो आप सिर्फ 100 रुपीज़ कहें, लेकिन बाद में टैक्सेस और डिलीवरी चार्जेस ऐड हों तो कस्टमर गुस्सा होगा। सही जवाब था 100 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल टैक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ऑनेस्ट होना चाहिए कि हमेशा सच बोलना है, कंसाइज एंड वेल कंसिडर्ड होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए कि हमेशा आपने बस सच बोलना है। अगर आप झूठ बोलेंगे और पकड़े गए तो आपकी क्रेडिबिलिटी यानी कि एतबार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और लोग उस बंदे से डील नहीं करते और लोग उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। फिर आ जाता है कि कंसाइज, जवाब टू द पॉइंट हो। हैंडआउट में एक वर्ड यूज हुआ है पॉन्टिफिकेटर्स, तो ये वर्ड देखें ना, पॉन्टिफिकेटर्स, तो ये वो लोग होते हैं जो छोटे से सवाल को जवाब 20 मिनट तक देते हैं, यानी कि एक्सेसिव डिटेल्स। इससे बचें, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। उसके बाद है वेल कंसिडर्ड, यानी कि सोचा समझा हुआ। जवाब देते वक्त सेटिंग और ऑडियंस का ख्याल रखें। सेटिंग प्रोफेशनल है या सोशल है, जवाब सीरियस होना चाहिए या लाइट हार्टेड यानी कि मज़ाहिया। तो ये सब कुछ आपने देखना होता है। उसके बाद जब ऑडियंस बोलती है तो उनकी बात की नेचर मुख्तलिफ हो सकती है। वो आपसे एग्री भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड भी कर सकते हैं, या फिर आपकी बात को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल स्पीकर वही है जो कि पहचान ले कि सामने वाला क्या कह रहा है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करे। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट्स। तो मैंने मेंबर ऑफ द ऑडियंस कमेंट्स ऑन सम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ऑडियंस की तरफ से 3 तरह के कमेंट्स भी आ सकते हैं, जिसमें एग्रीमेंट का हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्शन का हो सकता है। पहले एग्रीमेंट का कमेंट देख लेते हैं। तो एग्रीमेंट के ये वो कमेंट्स होते हैं जहां ऑडियंस मेंबर आपकी बात से एग्री करता है और वो बस ये जाहिर करना चाहते हैं कि उसे आपका आइडिया पसंद आया है और वो चाहता है कि आपका प्रपोजल अडॉप्ट किया जाए। जैसे कि आई लाइक व्हाट यू सेड अबाउट कॉस्ट कटिंग, या यू हैव प्रेजेंटेड सम गुड आइडियाज। द करेक्ट रिस्पॉन्स इसका ये हो सकता है कि इसका जवाब बहुत सिंपल होना चाहिए, सिर्फ थैंक यू कहना चाहिए। इसके बाद मजीद कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं कमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, यानी कि मजीद मालूमात देना। यहाँ बंदा एग्री तो करता है लेकिन अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट या सजेशंस भी ऐड कर सकता है। जैसे कि वो आपको कह सकता है कि आई लाइक योर आइडियाज़ फॉर प्रोडक्टिविटी, वी कुड आल्सो कंप्यूटराइज टू लर्निंग लैब्स टू मेक इट बेटर। तो इसका आप उन्हें एक्नॉलेजमेंट करें और शुक्रिया अदा करें। जैसे कि आप कह सकते हैं थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आई अप्रिशिएट योर ब्रिंगिंग दैट अप। तो उसके तो यहाँ पर है कमेंट्स ऑफ एडिशन, यानी कि वो कमेंट होते हैं जहां ऑडियंस मेंबर आपकी बात से एग्री करता है और वो बस ये जाहिर करना चाहता है कि उसे आपका आइडिया तो पसंद आ गया है, लेकिन वो चाहता है कि आपका प्रपोजल भी अडॉप्ट हो, लेकिन उसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता है। जैसे कि आई लाइक दैट यू सेड रिड्यूसिंग कॉस्ट, इन फैक्ट आई थिंक वी कुड अप्लाई योर रिकमेंडेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप एज वेल। या कुछ ऐसा होता है यू प्रेजेंटेड सम गुड आइडियाज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, वी कुड कंप्यूटराइज द लर्निंग लैब टू। तो इसका अप्रोप्रिएट जो जवाब है वो ये हो सकता है कि आप
सिंपल थैंक यू बोल दें, ठीक है। और थैंक यू बोलने के बाद आप एक्नॉलेज करें कि उनका आइडिया ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 पर है ऑब्जेक्शंस। इन द टर्म ऑब्जेक्शन इज कॉमनली अंडरस्टैंड टू मीन डिसएग्रीमेंट और डिसअप्रूवल। तो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, लेकिन एक स्किल्ड स्पीकर जानता है कि हर ऑब्जेक्शन हमला नहीं होता। कभी कभी सिर्फ लोग मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट आपसे मुख्तलिफ हो उनका एक्सपीरियंस आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। इसमें ना गोल्डन रूल है का इफेक्टिव प्रेजेंट ये है कि इफेक्टिव प्रेजेंटर कंसिडर इट मोर इम्पोर्टेंट टू, यानी कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप खराब ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर पॉइंट पर सही साबित हों, ज़रूरी यह है कि आप प्रोफेशनल साबित हों। और ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो जिसमें ये है कि डोंट ऑब्जेक्शन पर्सनली, यानी कि आपने डो नॉट टेक इट पर्सनली, यानी कि ये मत सोचें कि वो आप पर हमला किया गया है। फिर ये वर्बल बैटल्स हैं कि यानी कि बहस आर्गूमेंट में ना पड़ें। अगर आप डिफेंसिव या आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर इसके कुछ रिस्पॉन्सेज है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें एग्री होता है, रीअप्रोच होता है, आर्बिट्रेट होता है। नेक्स्ट है कि शुड बी अफर्म्ड एंड नॉट कन्फ्रंटेड, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स नो, डोंट, नॉट यूज़ ना करें। कन्फ्रंटेशन यानी कि रॉन्ग, आई डोंट एग्री विद यू, ये बात आप डायरेक्ट आई डोंट एग्री विद यू ये आप यूज़ ना करें। या नो दैट्स नॉट राइट, इससे माहौल ख़राब होता है। एफर्मेशन, एफर्म करें कि आई कैन सी वेयर यू दैट माइट सीम टू बी केस, हाउएवर लेट्स कंसिडर दिस इन द टर्म ऑफ, यानी कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग माई, हाउएवर देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू कंसिडर। इसे आप रिस्पेक्ट भी देते हैं और अपनी बात भी कर देते हैं। तो हमने 3 स्टेजेस का, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहले होती है एग्री करना। एग्री की बताएं तो कभी कभी ऑडियंस मेंबर का पॉइंट वाकई सही होता है, भले ही वो आपसे डिसएग्री कर रहा हो। अगर वो पॉइंट आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को तबाह नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आप अपनी जगह सही होने की ज़िद में राइट टू बी राइट के लिए पूरी प्रेजेंटेशन रिस्क पर डालना बेवकूफ़ी होता है। एग्जाम्पल है कि आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट टू आवर अटेंशन, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। और जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है री अप्रोच की। इसमें अगर ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है लेकिन बंदा समझ नहीं रहा, तो बात को दूसरे एंगल से समझाएं। हो सकता है कि उसकी आपकी बात समझ आ जाए, बल्कि आपके बोलने के तरीके से मसला हो सकता है। उसका हाउ इस तरह हो सकता है आप डिफरेंट कंपैरिजन करके उनके समझाएं या किसी सिनेरियो को इस्तेमाल करें। और आप कुछ इस तरह के एग्जांपल रिस्पॉन्स इस्तेमाल करते हैं कि यू हैव ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, हाउएवर लेट्स कंसीडर दिस फ्रॉम अनदर एंगल। तो और जो स्ट्रेटजी नंबर सी है, तो इसमें है आर्बिट्रेट की बात करें तो फेल्ट फ्री राउंड, इसका ये देखें रिस्पॉन्स इज एन टेक्निक टू डिफ्यूज। तो ये सबसे पावरफुल तकनीक है। इसमें आप 3 स्टेजेस यूज करते हैं, जिसमें पहली होती है द फील, यानी कि एम्पैथी, आप उस सामने वाले को बताते हैं कि आप उनके जज्बात को समझते हैं। फिर हो जाती है फेल्ट, यानी कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि आप एक थर्ड पार्टी कोई और बंदा लेते हैं जिसे पहले ऐसा ही फील किया था, उसे ऑब्जेक्टर को लगाता है कि वो अकेला नहीं है। उसके बाद फाउंड, यानी कि सोल्यूशन वैल्यू, आप बताते हैं कि उस बंदे ने एंड में क्या डिस्कवर किया और क्या फ़ायदा हुआ। फिर आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दें। रियल लाइफ एग्जांपल में कुछ ऐसा हो सकता है कि ए मैनेजर सेज दैट द इक्विपमेंट इज़ टू कॉस्टली, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इसमें के रिस्पॉन्स में ये फील हो सकती है कि आई कैन सी यू माइट फील द वे, यानी कि मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। फेल्ट ये हो सकता है कि आई वर्क विद अ कंपनी लास्ट ईयर दैट फेल्ट द सेम वे, मैंने पिछले साल एक कंपनी के साथ काम किया था जिसने बिल्कुल ऐसा ही फील किया था। और उसमें फाउंड ये होता है कि अनटिल दे फाउंड दैट दे गेन्ड अ कंसिडरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू सेफर कंडीशन एंड बेटर क्वालिटी, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि इस इन्वेस्टमेंट से उनका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इमेजिन करें कि आप स्टेज पर हैं और अचानक लाइट चली गई है, यहाँ कोई बंदा बार बार आपकी बात का मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। इसे हम ये कहते हैं डिसरप्शंस कहते हैं। ऐसे वक्त में ही ऑडियंस आपको देखती है कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है एप्लॉम, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रेस अंडर प्रेशर। इसका मतलब है कि आप मुश्किल सिचुएशन में भी अपना सुकून यानी कि कंपोजर और कॉन्फिडेंस ना खोएं। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल हैं डिस्पर्शन को हैंडलिंग के लिए, जिसमें है पहला है रिमेन कॉम एंड कूल, फिर होता है टेक एक्शन एंड देन है बी फ्लेक्सिबल। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। रिमेन कॉम है तो प्रेजेंटर और बिकम, यानी कि अगर आप घबरा जाएं या गुस्सा करें तो सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। यहाँ ह्यूमर मजाक काम आता है। अगर आप मुश्किल वक्त में मुस्करा कर
बात को हैंडल कर लें तो ऑडियंस आपकी रिस्पेक्ट करती है। नंबर 2 पे है टेक एक्शन। तो अगर डिस्ट्रप्शन दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है तो खामोश ना रहें, आपको लीड लेना होगा। नेक्स्ट है बी फ्लेक्सिबल, कि हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं चलती। बेहतरीन स्पीकर वो है जो सिचुएशन के हिसाब से अपना प्लान चेंज कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्क्रिप्ट पर डिपेंड ना करें। तो यहाँ पर कुछ ये जो डिस्ट्रप्टिव होती हैं उसके कुछ इंसिडेंट्स हैं, जिसमें पहला होता है डिटोर। इंसिडेंट वो होता है जो अचानक हो जाए, यानी कि नॉन ह्यूमर फैक्टर। इसे हैंडल करने के 3 टैक्टिक्स हैं, जिसमें डिटोर होता है, डिले होता है एंड डिसमिस होता है। पहले डिटोर है, तो जब कोई रुकावट आए तो उसे बाईपास करके अपने गोल तक पहुंचना, ये डिटोर है, यानी कि रास्ता बदल लेना। अगर क्लाइंट ने मीटिंग रूम कैंसिल कर दिया है तो स्पीकर ने फ़ौरन किसी और जगह यानी कि ऑफ साइट मीटिंग अरेंज कर ली है ताकि प्रेजेंटेशन हो सके। नंबर 2 पर है डिले। तो जब कोई मसला होने में वक्त लगे, यानी कि कोई मसला है उसको हल होने में कोई वक्त लग रहा है, तो उस वक्त को हम एडवांटेज में बदल सकते हैं। यानी कि लाइट चली गई है और स्पीकर ने घबराने के बजाय ऑडियंस से सवाल पूछना शुरू कर दिया, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसरिंग स्टार्ट कर दिया। और जब लाइट वापस आई तो उसने कहा कि आई एम ग्लैड दैट हैपेंड, इट गेव मी अ चांस टू कम्युनिकेट विद यू। फिर नंबर 3 पर है डिसमिस, यानी कि ख़त्म कर देना, भेज देना। कुछ सिचुएशंस इतनी सीरियस होती हैं कि प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करना नामुमकिन होता है, जैसे कि कोई आग लग जाती है या अर्थक्वेक वगैरह का कोई मामला हो जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। ऐसे में स्पीकर को कामली ऑडियंस को बाहर भेज देना चाहिए। उसके बाद कुछ डिसरप्टिव बिहेवियर्स हैं जिसको हमने देखेंगे कि डिट्रैक्टर वो बंदा होता है जिसमें पहला है डिसरप्टिव बिहेवियर है। डिट्रैक्टर इज अ समवन हुज बिहेवियर डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि ये वो बंदा होता है जो बार बार बात करते हैं, मजाक उड़ाएं या ऑब्जेक्शन करें ताकि प्रेजेंटेशन खराब हो। ये अटैक अक्सर पर्सनल नहीं होते, बल्कि इसके पीछे 3 रीजंस होते हैं, जिसमें पहला होती है रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस ऑफ अ प्रेजेंटर। उसके बाद है रेपुटेशन ऑफ बिहेवियर दैट इज सक्सेसफुल फॉर द डिट्रैक्टर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस टू चेंज को हम देखते हैं। तो जब आप कोई नया आइडिया देते हैं तो कुछ लोग डर जाते हैं, वो सेल्फ डिफेंस में डिसरप्टिव हो जाते हैं ताकि आप नए आइडिया को गलत साबित कर सकें। फिर आ जाता है रिजेंटमेंट। तो ये होती है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। अगर स्पीकर को आउटसाइडर समझा जाए, मसलन को बाहर से आया हुआ है कंसल्टेंट, तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारे मामलात में दखल दे रहा है। फिर आ जाता है रिपीटिंग सक्सेसफुल बिहेवियर। अगर स्पीकर को आउटसाइडर, अच्छा इसमें आ जाता है कि तवज्जो हासिल करना। तो कुछ लोग सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, जैसे कि एक बच्चा रोना शुरू कर देता है ताकि माँ बाप तवज्जो दें, वैसे ही डिरेक्टर शोर मचाते हैं ताकि उसे सब देखें। यहाँ पर इसकी डीलिंग के लिए कुछ है कि डीलिंग विद डिसरप्टिव बिहेवियर, इन बिहेवियर्स के साथ डील कैसे किया जाता है विद एन अवेयरनेस ऑफ द रीजंस दैट अंडरलाई डिसरप्टिव बिहेवियर। तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, जिसमें कुछ मेथड हैं, जिसमें आती है बी कॉर्टियस, एक्सरसाइज कंट्रोल और कॉन्फ्रेंट। बी कॉर्टियस होता है कि सबसे पहले तो उसे उसी रिस्पेक्ट से हैंडल करें जैसे आप किसी तमीज़दार बंदे को करते हैं। प्रेजेंट टोन रखें, रिलैक्स पोस्चर और स्माइलिंग फेस रखें, और अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो डिट्रैक्टर जीत जाएगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है एक्सरसाइज कंट्रोल का, इसमें होता है कि अगर खुश इखलाकी काम नहीं आ रही तो ट्रैफिक को बन जाएं, ठीक है, और मजबूती से कंट्रोल करें। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्लीज यू आर इंटरेस्टेड बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम प्लीज होल्ड क्वेश्चन अंटिल द एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस आई वुड अप्रिशिएट इफ इट यू वुड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरप्टिंग। तो आप उसको ज़रा सख्ती से उसे कहते हैं कि आप ये सवाल अभी नहीं, इसके बाद हम पूछेंगे, अभी हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंट। जब कोई बिल्कुल ना माने तो उसे कॉन्फ्रेंट करें, लेकिन ये काम इंडिविजुअल बायसेस पर करें, यानी कि मसलन ब्रेक के वक्त या साइड पर ले जाकर, ताकि पूरी ऑडियंस डिस्टर्ब ना हो। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्पेसिफाई द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर अंटिल द मीटिंग इज ओवर। तो उस तरह कुछ इस तरह कह सकते हैं कि हमेशा इन द इंटरेस्ट टाइम और फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप जैसे अल्फाज यूज़ करें, ताकि कोई पर्सनल लड़ाई झगड़े ना हो और ना ही कोई पर्सनल लड़ाई लगे, बल्कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सीखा कि क्वेश्चन एंड आंसर हैंडल करने के 4 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला होता है लिसन, डिसर्न, अफर्म एंड आंसर। लिसन विद एक्टिव लिसनिंग और पैराफ्रेजिंग होती है। उसके बाद हमने देखा कि आंसर देते वक्त क्लियर, करेक्ट, कंसाइज और वेल कंसिडर्ड होना चाहिए। फिर हमने
देखा था कि ऑडियंस के जो कमेंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑडियंस के ये जो कमेंट्स थे जिसमें हमने एग्रीमेंट देखा था, एडिशन देखा था और ऑब्जेक्शंस देखा था। फिर हमने सीखा था कि डिस्क्रिप्शंस 2 तरह के हो सकते हैं, जिसमें इंसिडेंट्स हो सकते हैं और बिहेवियर्स हो सकते हैं। और इंसिडेंट को डिटोर, डिले और डिसमिस से हैंडल कर सकते हैं, और डिस्ट्रप्टिव लोगों को डिट्रैक्टर्स कहते हैं, जो कि तब्दीली से डरते हैं। उसके बाद हमने कर्टियस रहे, हमने कुछ देखा था कि कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, कैसे हम खुद को काम एंड कंट्रोल रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में आप सबके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान अचानक माइक खराब हो जाए और आप ऑडियंस से गुफ्तगू शुरू कर दें, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, डिटोर, डिले या फिर डिसमिस? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।